गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीसी जनरेटर का चैप्टर में। डीसी जनरेटर में हमने डीसी जनरेटर के भाग पढ़े हैं और इसमें 4 भाग हम पढ़ चुके हैं। पहला भाग अपन ने पढ़ा था इसमें डीसी जनरेटर की बॉडी, दूसरा भाग था हमारा फील्ड वाइंडिंग या फील्ड फॉल, और तीसरा पार्ट इसमें पढ़ा था अपन ने आर्मेचर, और चौथा भाग अपन ने पढ़ा था कम्यूटेटर। इसके बाद में हमारा 5वां भाग चलेगा ब्रश तथा ब्रश होल्डर। 4 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं इसके, तो 5वां भाग है हमारा ब्रश तथा ब्रश होल्डर। आज इसके बारे में हम देखते हैं कि ब्रश होल्डर होते क्या है। देखिए कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल है वो विद्युत वाहक बल कम्यूटेटर सेगमेंट पर पहुंच जाता है। फिर उस सेगमेंट से विद्युत वाहक बल को बाह्य परिपथ में पहुंचाने के लिए हमें कार्बन ब्रश तथा ब्रश होल्डर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जनरेटर में जो हमारा आर्मेचर है वो रोटेटिंग होता है, तो इस वजह से हम सीधे ही कनेक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि कनेक्शन जैसे आर्मेचर घूमेगा उसके साथ साथ कनेक्शन घूमेंगे और कनेक्शन टूट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सीधे तौर पे कनेक्शन नहीं किए जाते। उससे कनेक्शन करने के लिए हमें कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश की आवश्यकता होती है। कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश दोनों एक सचल संपर्क बनाते हैं और कम्यूटेटर पर उपलब्ध विद्युत वाहक बल को कार्बन ब्रश के माध्यम से बाह्य परिपथ के लिए पहुंचा दिया जाता है। तो आज हम जानते हैं कि कार्बन ब्रश या ब्रश तथा ब्रश होल्डर क्या काम करते हैं और किस धातु के या किस पदार्थ के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए कि जो ब्रश हैं, ब्रश का जो मुख्य कार्य है वो मुख्य कार्य होता है आर्मेचर के कम्यूटेटर सेगमेंट पर उपलब्ध कार्बन ब्रश को हम रोकर प्लेट पर स्थापित करते हैं और रोकर प्लेट के ऊपर लगे होते हैं ब्रश होल्डर। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि जो ब्रश हैं हमारे और ब्रश होल्डर है इनका कार्य क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम कि जो ब्रश है, ब्रश बने होते हैं कार्बन के। किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? कार्बन के। और कार्बन ही क्यों प्रयोग किया जाता है एक ब्रश बनाने के लिए? देखिए कि हम ये जानते हैं कि प्रत्येक धातु होती है और जो विद्युत का चालक या विद्युत की चालकता रखती है,
लेकिन धातुओं में ये गुण पाया जाता है कि तापमान बढ़ने पर उनका प्रतिरोध मान भी बढ़ जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि हमारा जो कम्यूटेटर है और इस कम्यूटेटर के ऊपर जो हमारा कार्बन ब्रश गतिमान रहता है, तो दोनों में यहाँ पर क्या होगा, घर्षण। क्या होगा, घर्षण। और इस घर्षण के कारण आप जानते हो कि घर्षण से क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि जब दो वस्तुओं में आपस में रगड़ होती है या घर्षण होता है तो वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न हो जाती है और उस चिंगारी के कारण वहाँ का तापमान भी बढ़ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि कार्बन ब्रश जैसे कम्यूटेटर सेगमेंट पर घर्षण करेगा तो यहाँ पर कार्बन ब्रश का तापमान बढ़ जाएगा। अब जब कार्बन ब्रश का तापमान बढ़ जाता है तो इस कार्बन ब्रश का जो इसकी विशिष्टता होती है वो विशिष्टता यही होती है कि इसका तापमान बढ़ने पर कार्बन का प्रतिरोध मान घटने लगता है। जैसे अपन कार्बन को प्रयोग करेंगे तो घर्षण होगा, घर्षण के कारण तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ने से क्या होगा, इसका प्रतिरोध मान घटेगा। अगर मान लो कि कार्बन ब्रश की जगह हम अन्य धातु का ब्रश प्रयोग करें तो इससे क्या होगा, प्रतिरोध मान बढ़ेगा। अतः प्रतिरोध मान बढ़ेगा तो बाह्य परिपथ में जाने वाली जो धारा है उसका मान क्या होगा, कम। तो हमको धारा का मान कम थोड़ी ना करना है, हमें तो पूरी की पूरी धारा बाह्य परिपथ में पहुंचानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो कार्बन ब्रश प्रयोग कर रहे हैं वो ऐसी धातु का प्रयोग करें जो हमारे या विद्युत धारा के मार्ग में किसी भी प्रकार का प्रतिरोध न बने। तो कार्बन ब्रश जो होता है इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है जो तापमान बढ़ने पर इसका प्रतिरोध मान घट जाता है और धारा को प्रवाहित करने में आसानी प्रदान करता है। धीरे धीरे जैसे ये अपन इसको स्टार्टिंग में प्रयोग करते हैं तो तापमान बढ़ेगा, लेकिन प्रारंभ में क्या होता है कि आर्मेचर के कम्यूटेटर पर जो विद्युत धारा है वह पूरी तरह से प्रवाहित नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि जो कार्बन ब्रश है उसका प्रतिरोध मान ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही वो चलना स्टार्ट कर देता है, रोटेटिंग करना स्टार्ट कर देता है तो कार्बन ब्रश का तापमान बढ़ने लगता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे गति होती है वैसे वैसे ही इसमें धारा का मान बढ़ता जाता है, अर्थात प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो इस प्रवृत्ति में क्या होता है कि हमारे लिए कार्बन का ही जो ब्रश है वह प्रयोग करना उपयुक्त होता है। छोटी मशीनों में जो ब्रश प्रयोग किया जाता है वह कार्बन का प्रयोग किया जाता है और बड़ी मशीनों में कार्बन तथा तांबे की मिश्र धातु से बने ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान देना इस बात पे क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जो ब्रश है वह किस धातु के प्रयोग किए जाते हैं, कई बार छोटी और बड़ी मशीनों पर भी पूछ लेता है। तो छोटी मशीनों में तो तांबे के प्रयोग किए जाते हैं और बड़ी मशीनों में
छोटी मशीनों में कार्बन के और बड़ी मशीनों में कार्बन व तांबे की मिश्र धातु के प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था हमारा ब्रश। अब बात करते हैं कि ब्रश को हम स्थापित कैसे करते हैं। ब्रश को स्थापित करने के लिए एक छल्लाकार आकृति की प्लेट होती है, एक रिंग के आकार में। इस रिंग पर यहाँ पर पीतल धातु से निर्मित ब्रश होल्डर प्रयोग किए जाते हैं। क्या प्रयोग किए जाते हैं? ब्रश होल्डर। ये ब्रश होल्डर दोनों तरफ से खुली हुई अवस्था में होते हैं। इधर वाला हिस्सा भी खुला हुआ होता है और इधर वाला हिस्सा भी खुला हुआ होता है। पीछे की तरफ एक स्प्रिंग लगी होती है जिसका दबाव इस पर होता है। एक स्प्रिंग लगी होती है जिसका दबाव इस पर होता है। इस प्रकार से जैसे ही हमने इसमें कार्बन ब्रश लगाया तो कार्बन ब्रश इस ब्रश होल्डर में पूरी तरह से लग जाता है। लगने के बाद में उस कार्बन ब्रश पर दबाव बनाने के लिए जो स्प्रिंग लगाई गई है, ये स्प्रिंग कार्य करती है। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना कि जो ये स्प्रिंग लगी होती है, इस स्प्रिंग का दबाव कितना होना चाहिए। इस स्प्रिंग का दबाव इस स्प्रिंग का दबाव 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का जो कार्बन ब्रश होता है उसके ऊपर जो लगने वाला बल है वह 0.1 से 0.25 किलोग्राम तक रखा जाता है। दबाव रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर मध्य में क्या गतिमान होगा, हमारा कम्यूटेटर, और इस कम्यूटेटर पर जो कार्बन ब्रश है वह हमेशा चलता रहता है, यानी कि यहीं पे इसका संपर्क होता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कम्यूटेटर गतिमान करेगा तो कार्बन ब्रश पीछे की ओर चला जाएगा, तो यहाँ से संपर्क छूट जाएगा या फिर कार्बन ब्रश लूज हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्पूलिंग या चिंगारी पैदा होगी और उस चिंगारी के कारण हमारा जो राइजर है, कम्यूटेटर है, वो खराब हो जाएगा। तो उसे सुरक्षित रखने के लिए हम पर्याप्त मात्रा में इनका संपर्क रखें। इसके लिए हमें उसके ऊपर दबाव या तनाव रखना पड़ता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि कार्बन ब्रश के ऊपर कितना दबाव रखना जरूरी है। तो वो होता है 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि कार्बन ब्रश पर दबाव इतना होना चाहिए, तब तो ये आसानी से कार्य करता रहेगा, अन्यथा हमारा कम्यूटेटर राइजर है वह खराब हो जाएगा। तो सेगमेंट और कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश, इन तीनों के बीच में एक ऐसा संपर्क होना चाहिए कि ये किसी भी प्रकार से खराब न हो। कार्बन का ही इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि कार्बन की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि ये स्वयं घिस जाता है, लेकिन कम्यूटेटर सेगमेंट को घिसने नहीं देता है। कार्बन स्वयं घिस जाता है लेकिन कम्यूटेटर सेगमेंट को घिसने नहीं देता है। और दूसरी अच्छाई है इसकी कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसके साथ साथ ही इसका प्रतिरोध मान घटता है। तो इन दोनों प्रवृत्तियों को देखते हुए ही जो ब्रश प्रयोग किए जाते हैं वो कार्बन के प्रयोग किए जाते हैं। ओके, समझ में आया? तो ये था हमारा कार्बन ब्रश तथा ब्रश होल्डर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा ब्रश लीड। ब्रश लीड होती क्या है? देखिए, मैं एक डायग्राम से समझेंगे अपन कि जो हमारा कार्बन ब्रश होता है उसका आकार होता है आयताकार। किस प्रकार का होता है? आयताकार खंड होता है ये। तो इस प्रकार से हमारा कार्बन ब्रश होता है।
किसी भी मशीन में जब हम इसको लगाते हैं तो कार्बन ब्रश का जो संपर्क है वो हम कहाँ पे करते हैं, कम्यूटेटर से। तो कम्यूटेटर का जो संपर्क है यहाँ तक तो हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर विद्युत वाहक बल है वो ओनली कार्बन ब्रश तक ही सीमित रहेगा। यहाँ से आगे पहुँचाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से आगे पहुँचाने के लिए इस कार्बन ब्रश का संपर्क हम एक पिगटेल के द्वारा कर देते हैं। किसके द्वारा, पिगटेल के द्वारा। क्या बोलते हैं इसको, पिगटेल। ऐसे तो पिगटेल का मतलब होता है स्वर की पूंछ, उसी की तरह होता ही है। कार्बन ब्रश के साथ में जुड़ा हुआ होता है एक कनेक्शन, जो कि इसको हम कहाँ पर ले जाते हैं, कनेक्शन प्लेट पर। तो इसमें यहाँ पर एक लगा होता है लग, क्या बोलते हैं इस भाग को, लग बोलते हैं, जिस पर हम स्क्रू या नट बोल्ट की सहायता से इसको आसानी से कनेक्शन प्लेट पर कस सकते हैं। तो पिगटेल या कनेक्शन लीड क्या होती है कि कार्बन ब्रश से बाह्य परिपथ में जो संयोजन प्राप्त करने के लिए एक तांबे से बनी, जिसके ऊपर एक स्प्रिंग भी लगी होती है, ये क्या करती है, इस पर दबाव बनाए रखती है कार्बन ब्रश पे। दोनों ही प्रकार की आती है, स्प्रिंग वाली भी और बिना स्प्रिंग वाली भी। तो यहाँ का जो संपर्क है वो बाह्य परिपथ तक पहुँच जाता है, और इस लीड को क्या बोला जाता है, कनेक्शन लीड या ब्रश लीड। समझ में आया। इसका दूसरा नाम क्या है, पिगटेल। इसको किस नाम से जाना जाता है, पिगटेल के नाम से जाना जाता है। पिगटेल पिगटेल के नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारी ब्रश लीड। सातवां बिंदु हमारा चलेगा कूलिंग फैन। चलो इससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, बियरिंग। सातवां बिंदु या सातवां पार्ट है हमारा बियरिंग। बियरिंग क्या होते हैं, जिसको हम किसी भी मशीन में रोटेटिंग भाग पर प्रयोग करते हैं। रोटेटिंग भाग पर प्रयोग करते हैं। बियरिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, बॉल बेयरिंग, और दूसरा होता है हमारा बुश बेयरिंग। बॉल बेयरिंग होता है, आपने देखा होगा, ऐसा बेयरिंग जिसमें अंदर की तरफ बॉल की तरह बॉल्स होते हैं अनेक सारे, और एक जाली नुमा बंधे होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारी बाहरी कोर होती है और ये आंतरिक कोर होती है। किसी भी मशीन की शाफ्ट है उसको आंतरिक कोर में लगा दिया जाता है, और बाहरी कोर का जो हिस्सा है वो बॉडी के एंड कवर एवं फ्रंट कवर के साथ में लगा होता है। बेयरिंग का उपयोग क्या है, बेयरिंग का उपयोग है कि जैसे अपन को आर्मेचर है वह कहाँ पर स्थापित करना है, उसकी बॉडी पर। तो हमारा आर्मेचर किस प्रकार से होगा, इस वर्ताकार स्थिति में देखो, बेलन की तरह यहाँ पर लगी होगी हमारी शाफ्ट। शाफ्ट के एक हिस्से पर लगा होता है बियरिंग, और इस बेयरिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको जो बॉडी होती है, बॉडी के दोनों तरफ दो प्लेटें लगी होती है, फ्रंट एंड आउटर, यानी कि सामने वाली और बाद वाली, यानी कि दो प्रकार की प्लेटें होती है। और इन प्लेटों पर इस आर्मेचर को लगाने के लिए हम बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। बेयरिंग घर्षण मुक्त होता है, और यहाँ क्योंकि हमारा जो रोटर है, जो आर्मेचर है, वो आसानी से घूमता रहे और उस पर कोई रोक न लगे, इसीलिए हम क्या प्रयोग करते हैं, बेयरिंग। दूसरी बात कि हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के बीच में और आर्मेचर के बीच में जो हमारे फील्ड पोल और आर्मेचर दोनों के बीच में
बहुत ही कम गैप होता है 0.5 mm, लगभग कितना होता है 0.5 mm का एयर गैप होता है, और इसी के बीच में इसको स्थिर रखना पड़ता है और घुमाने के लिए प्रवृत्ति या गति दी जाती है। दोनों का कोई घर्षण नहीं होना चाहिए। तो घर्षण मुक्त बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बियरिंग का। बियरिंग दो प्रकार के होते हैं, बुश बेरिंग और बॉल बेरिंग। बुश बेरिंग होते हैं जो कि पीतल और तांबे की मिश्र धातु से बने होते हैं। किस किस के बने होते हैं? पीतल और तांबे की मिश्र धातु से बने होते हैं बुश बेरिंग। बुश बेरिंग किसके बने होते हैं? पीतल और तांबे की मिश्र धातु के। और बॉल बेरिंग किसके बने होते हैं? स्टील के। स्टील एक ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं लगता, क्योंकि अगर मान लो बियरिंग पर जंग लग जाएगा तो घर्षण बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में धारा की हानि होगी या क्षति होगी। तो हमें क्षति बिल्कुल नहीं चाहिए, इसीलिए हम वहाँ पर ऐसी धातु प्रयोग करेंगे जिस पर किसी प्रकार से जंग न लगे। तो ये थे हमारे बियरिंग, दो प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद में कूलिंग फैन। नंबर 8वां बिंदु है हमारा कूलिंग फैन। देखिए कि जैसे घर्षण होगा, बियरिंग है वो घर्षण करेंगे, और जो हमारा आर्मेचर या रोटर है वह वायु के साथ घर्षण करेगा, हवा के साथ घर्षण करेगा। तो क्या होता है कि इस घर्षण के कारण वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारी आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग के जलने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो वाइंडिंग में प्रभाव पड़ेगा, तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, उसको ठंडा रखने के लिए कुछ न कुछ वस्तु उसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं? कूलिंग फैन। कूलिंग फैन किसका बना होता है? ये होता है हमारी सेकंड साइड पर, यानी कि दूसरी साइड पर। जैसे एक तरफ क्या लगा होता है हमारा कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर वाली साइड को तो हम कौन सी साइड बोलेंगे? फ्रंट साइड। और कम्यूटेटर के दूसरी तरफ वाली साइड क्या रहेगी? हमारी बैक साइड। तो हमारा जो फैन है वह बैक साइड में लगा होता है, यानी कि पीछे की तरफ, यानी कि दूसरी प्लेट की ओर। ये क्या करता है, इसका बाहरी हिस्सा खुला हुआ रहता है, बाहर की हवा को अंदर की तरफ यानी कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के तक पहुंचाता है, और अंदर के तापमान को कम करने के लिए हम कूलिंग फैन का प्रयोग करते हैं। कूलिंग फैन एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। किसका बना होता है कूलिंग फैन? एल्यूमिनियम का। छोटी मशीनों में आजकल पीवीसी के भी आने लगे हैं, उनसे भी हम कूलिंग कर देते हैं। लेकिन बड़ी मशीनें जैसे जनरेटर है और भी मोटरें वगैरह, डीसी मोटरें वगैरह है, उन सब में हम किसका प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का। तो ये था हमारा कूलिंग फैन। इसके बाद में अनेक पार्ट और भी है, तो हम देखते हैं इसके बाद वाला भाग है हमारा कनेक्शन प्लेट। नंबर 9 चलेगा? हाँ, नंबर 9। नंबर 9वां पॉइंट है हमारा कनेक्शन प्लेट। कनेक्शन प्लेट होती क्या है कि हम फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के जो संयोजन सिरे हैं उनको एक टर्मिनल बॉक्स पर लेकर आते हैं। कोई भी मशीन है, मशीन का जो बाहरी भाग होता है उस बाहरी भाग पर एक बॉक्स लगा होता है। इस बॉक्स पर एक प्लेट लगी होती है जिसका आधार बेकेलाइट
का बना होता है और इसके ऊपर इस प्रकार से नट बोल्ट लगे हुए होते हैं, पीतल के नट बोल्ट लगे हुए होते हैं। फील्ड वाइंडिंग के और आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन इन पर हम बाहर लेके आते हैं और यहाँ पर कस देते हैं और बाह्य परिपथ में सप्लाई के संयोजन सिरे भी हम यहीं पे जोड़ते हैं। बाहर ले जानी हो या अंदर प्रवेश करवानी हो तो इस प्रकार से एक बॉक्स होता है और ये बॉक्स के ऊपर एक कवर होता है जिसके द्वारा हम इसको बंद कर देते हैं ताकि हमें संयोजन सिरे दिखाई न दे और संयोजन यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस को क्या कहते हैं हम, कनेक्शन प्लेट या टर्मिनल बॉक्स। दूसरा नाम टर्मिनल बॉक्स भी आता है इसका, टर्मिनल बॉक्स। तो ये था हमारा टर्मिनल बॉक्स। इसके बाद देखते हैं हम मशीन की बॉडी पर और भी भाग लगे होते हैं। एक है इसकी बेड प्लेट। बेड प्लेट यानी कि मशीन का आधार जिस पर मशीन को टिकाया जाता है। बाह्यतम जो बॉडी होती है हमारी, बॉडी के साथ में इसका बाहरी जो भाग होता है, यहाँ पर इस प्रकार से बेड प्लेटें लगी होती है। इन बेड प्लेट का जो संयोजन है, संयोजन क्या इनको स्थापित है, वो बॉडी के साथ भी मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है। जैसे बॉडी बनाई जाती है तो उसी वक्त इसको बना दिया जाता है। तो ये है बेड प्लेट और इसको हम कहीं पर भी स्थापित करते हैं तो यहाँ पर नट बोल्टों के द्वारा इसको कस दिया जाता है। जैसे कि किसी भी धरातल पर या पृष्ठ पर इसको स्थापित करना है तो वहाँ पर इसको लगा दिया जाता है। तो ये है बेड प्लेट, यानी कि इसके पैर, ऐसे समझे तो इसके जो पैर जिन पर इनको स्थापित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेड प्लेट। तो समझ में आया बेड प्लेट क्या होती है, यानी कि मशीन की टांगें। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारा आई बोल्ट। आई बोल्ट क्या होता है, क्योंकि भारी मशीनें जो होती हैं उनको हम आसानी से पकड़कर नहीं उठा सकते या उनको पकड़ने का सिस्टम नहीं होता है, तो उठाने के लिए उनमें क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर एक बोल्ट लगाया जाता है जिसका आकार इस प्रकार से होता है। ये मशीन की बॉडी पर कसा हुआ होता है। जब भी हमें मशीन को उठाना पड़ता है तो हम इस बोल्ट में विद्युत करेंट का हुक लगा करके मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो इस बोल्ट को क्या नाम दिया गया, आई बोल्ट। इसे क्या कहते हैं हम, आई बोल्ट। समझ में आया। तो ये थे हमारे डीसी जनरेटर के पार्ट। इसके अलावा कुछ और भी बचे हुए हैं, तो उनमें देखते हैं हम शाफ्ट तथा पुली। हमारा जो मेन है ये बचा है, लास्ट पार्ट है इसका, शाफ्ट तथा पुली। शाफ्ट तथा पुली क्या होती है, शाफ्ट बनी होती है स्टील की शाफ्ट बनी होती है। शाफ्ट है जो किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। और इसका कार्य होता है कि हमारा आर्मेचर को बॉडी पर स्थापित करने के लिए शाफ्ट प्रयोग की जाती है। जैसे हमारा ये आर्मेचर है और इसके मध्य में हमारी शाफ्ट लगी हुई है और
इस शाफ्ट को हम बॉडी पर स्थापित करते हैं बेरिंगों के माध्यम से। ये वाला भाग क्या होता है, शाफ्ट होती है, और ये किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील या मृदुल इस्पात की बनी होती है। इसी के एक तरफ लगी होती है हमारी पुली, क्या कहते हैं उसे, पुली। इस पुली का जो संयोजन है, हम जिसे डीसी जनरेटर के लिए बाह्य परिपथ में प्राइम मूवर जोड़ते हैं, जैसे डीजल इंजन है या अन्य कोई भी साधन है जिसके द्वारा हम जनरेटर को चलाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्राइम मूवर संयोजित करते हैं, और संयोजन करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, पुली। तो यहाँ पर जो कपलिंग करने के लिए हम जो भाग प्रयोग करते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है, पुली। और इस पुली को हम शाफ्ट के एक हिस्से पर नट बोल्ट के द्वारा कस देते हैं। तो ये थे हमारे डीसी जनरेटर के भाग। सभी भाग करीब करीब कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने आपको सारे भाग बता दिए हैं। टोटल हमारे थे इसमें 12 पार्ट। बीच में छोटे छोटे भाग और आते रहेंगे, उनको हम बताते रहेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखते रहेंगे। आज के लिए डीसी जनरेटर के जो भाग थे वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इसी चैप्टर से, डीसी जनरेटर से अगला भाग स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।